गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अब इसी को हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, हमने हेडिंग डलवा दिया था कल, पूरा तैयार करते हैं। चलिए, क्या बोलोगे? ये क्या है आपका? अवतल पृष्ठ है। ये बेटा क्या है? अवतल पृष्ठ। इसका नाम क्या दिया हमने? एस पी एस डैश। इसका ये ध्रुव क्या है? पी। वक्रता केंद्र क्या है? सी। ध्रुव क्या है बेटा? पी। वक्रता केंद्र क्या है? सी। अब मेरे सभी प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक है? और 40 से 45 मिनट की जो ये क्लास है, ये बहुत धुआंधार होनी चाहिए आपकी। बेटा ध्यान दो, क्या लिखोगे बताओ? माना एस पी एस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P व वक्रता केंद्र C है, जिसका ध्रुव P व वक्रता केंद्र C है। इतनी बात जान गए। अब ये प्रश्न किसको किसको अलग करता है? N1 अपवर्तनांक वाले विरल माध्यम को N2 अपवर्तनांक वाले सघन से अलग करता है। लेकिन अपवर्तनांक कैसा है? निरपेक्ष, तो ये भी बताएंगे। यह प्रश्न निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 वाले विरल माध्यम को, यह प्रश्न निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 वाले विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 वाले सघन माध्यम से अलग करता है। फिर से समझे, क्या बोलोगे? माना एस पी एस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P व वक्रता केंद्र C है। यह पृष्ठ निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 वाले विरल माध्यम को, यह पृष्ठ निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 वाले विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 वाले सघन माध्यम से अलग करता है। ठीक है, अब ये अलग करने वाली बात हो गई। फिर क्या लिखेंगे? ये क्या है? मुख्य अक्ष। तो क्या बोलेंगे? यहां पर हमने क्या रखना है? बिंदु वस्तु। तो क्या बोलोगे? इस पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु और रखी गई है। इस पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु और रखी गई है। अब यहां से दो किरणें निकालेंगे। पहली किरण कौन सी है? OA। यहां पर आपतित हुई, यहां पर अभिलंब क्या है? CAN। CAN। तो क्या बोलोगे? बिंदु वस्तु O से पहली किरण OA, बिंदु वस्तु O से पहली किरण OA पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है, जहां CAN अभिलंब है, जहां CAN अभिलंब है। अब अपवर्तन नियम के अनुसार चूंकि सघन में जा रही है तो इसलिए अभिलंब की ओर झुकेगी और झुककर AB दिशा में क्या हो जाएगी? निर्गत, अपवर्तित हो जाएगी। तो क्या बोलोगे? अपवर्तन नियम के अनुसार यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुककर AB दिशा में अपवर्तित हो जाएगी। क्या बोलोगे बेटा? अपवर्तन नियम के अनुसार यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुककर AB दिशा में अपवर्तित हो जाएगी। इतना जान गए? ठीक, दूसरी किरण कौन सी लेंगे बेटा? बिंदु वस्तु O से दूसरी किरण OP, बिंदु वस्तु O से दूसरी किरण OP पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है, पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है और सीधे PQ दिशा में अपवर्तित हो जाती है। अब दोनों अपवर्तित किरणें कौन कौन? AB व PQ को, अब दोनों अपवर्तित किरणें AB व PQ को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। पीछे की ओर बढ़ाने पर मुख्य अक्ष के बिंदु I पर मिलती हैं। अब दोनों अपवर्तित किरणें AB व PQ को पीछे की ओर बढ़ाने पर मुख्य अक्ष के बिंदु I पर मिलती हैं। अतः बिंदु I बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब होगा, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। अब इसमें देखिए पहला पोर्शन क्या है? पहला स्टेप क्या है कि आप इसका डायग्राम बनाएं, भाषा लिखें। सेकंड स्टेप में देखिए, स्टेप नंबर सेकंड क्या है? अब ये बात समझो,
सारा खेल चित्र में ही छुपा है, बिल्कुल चित्र के बाहर नहीं जाएंगे बेटा। ये कौन सी किरण है? इस किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्या कहेंगे बेटा? आपतित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। कल हमने बहुत सारी चीजें बताई थी कि अभिलंब कहाँ से डालते, बिंदु वस्तु किसे कहते हैं, ऐसी भाषा थोड़ी ना बता दी थी, सब कुछ बताया गया था। अब यहां से ध्यान दीजिएगा भैया, ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। अब बताओ इस आपतन कोण का नाम क्या है? ओ ए सी। क्या नाम है? ओ ए सी। आपतन कोण का नाम क्या है बेटा? ओ ए सी। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? आपतन कोण ओ ए सी। ओ ए सी का मान कितना माना हमने? आई। अब हम लोग अपवर्तन कोण लेंगे। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण कौन सा बेटा? अब यहां पर ध्यान दो बेटा, अपवर्तित किरण यही तो है ये। कौन सी? ए बी। और ये अभिलंब है, इनके बीच बने कोण को क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। इसका नाम क्या होगा? बी ए एन। क्या नाम होगा? बी ए एन। तो अपवर्तन कोण कौन सा बेटा है? बी ए एन। और अपवर्तन कोण को किससे लिखते हैं? आर से। अब याद रखना, सारी दूरियां कहां से नापी जाती? ध्रुव से। सारी दूरियां कहां से नापी जाती? ध्रुव से। तो बताओ ध्रुव यहां है कि नहीं है? और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? यहाँ पे। तो ध्रुव से ऑब्जेक्ट तक की दूरी लीजिए बेटा। ध्रुव ये है, यहां से चलिए ऑब्जेक्ट तक की, यही तो बनेगी। ये ध्रुव है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये यही तो दूरी बनेगी। तो इस दूरी का नाम क्या है? पी ओ। क्या नाम है? पी ओ। और इस वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? यू से। और याद रखना, जिधर वस्तु रखी होती उधर की दूरी किसमें लेते हैं? माइनस में। और इधर की दूरी किसमें लिखेंगे? प्लस में। तो बताओ ये जो वस्तु की दूरी है ये किसमें लिखी जाएगी? माइनस में। तो यहां पर जो हो जाएगा पीओ, पीओ का मान कितना होगा बेटा? बताओ। माइनस यू। ऐसे ध्रुव से इमेज तक की दूरी मतलब प्रतिबिंब की दूरी लिखेंगे। अब देखो बेटा ध्यान दो, ये ध्रुव है या नहीं है? यहां से इमेज तक की आ जाओ, यहां तक। अब ध्रुव से इमेज मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी कितनी मानते हैं? वी। प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं? वी से। अब बताओ वी का मान प्लस में होगा या माइनस में होगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि इधर है और इधर की दूरी सब में किस में लेना है? माइनस में। और इधर की दूरी प्लस में। चलिए, तो बताओ इसका नाम क्या होगा? नाम बोलो। पी आई। फिर मान बोलो। वी काहे में? माइनस में। नाम पी आई, मान माइनस वी। तो पी आई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस वी। अब देखिए, ये क्या है बेटा? ध्रुव। ये क्या है? ध्रुव। और ये क्या है? केंद्र। ध्रुव से जो केंद्र होता है वो उसकी दूरी कितनी होती है? आर। मतलब त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं? आर से। अब बताओ आर का मान प्लस में होगा या माइनस में होगा? माइनस में, क्योंकि इधर है। बोलो जान गए? ठीक, तो किस में हो जाएगा? माइनस में। इसका नाम क्या था? पीसी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस आर। ये आपका हो गया सेकंड स्टेप। जल्दी से नोट करें बेटा, सारे कोण हमने लिख दिए और सारी दुनिया बता दी। जल्दी से नोट करिए बेटा, जल्दी से। जल्दी से नोट करें बेटा, जल्दी से। हो गया बेटा? चलिए आगे ध्यान दीजिए। बोले? चलिए, अब हम लोग थर्ड स्टेप पर चलते हैं। ये सेकंड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप देखिए। सारा खेल चित्र का है बेटा, बिना चित्र के कुछ नहीं है।
बताओ इस किरण का नाम क्या है जो हम ड्रा करने जा रहे हैं? इस किरण का नाम जल्दी से देख के बताओ, क्या नाम है? ओ ए। किरण का नाम क्या है? ओ ए। है या नहीं है? ठीक है, फिर बताओ इसका नाम क्या बनेगा? आई ए। क्या नाम बनेगा? आई ए। फिर इसका नाम बोलो क्या बनेगा? बोलो। सी ए। अब हम पहले बताओ इसका नाम ओ ए, इसका आई ए, इसका सी ए। ओ ए, आई ए, सी ए। अब ये बन गया इस बिल्कुल रिदम। अब याद रखना, ओए आइए और चाय पीजिए। एक याद करो, क्या बनेगा? ओए आइए और चाय पीजिए। बस भूलना नहीं, सीक्वेंस सही रहेगा। क्या बनेगा? ओए आइए सी ए। और ये क्या है बेटा? मुख्य अक्ष। तो ये तीनों किरणें मुख्य अक्ष के साथ ये कितना कोण बना रही? अल्फा। ये किरण कितना बना रही? मान लो बीटा। और ये कितना बना रही? गामा। बना रही है कि नहीं बना रही? तो क्या लिखेंगे? किरण ओए आईए सीए मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हैं। बोलो, जान गए? क्या बोलोगे बेटा? बताओ। माना किरण ओए आईए सीए मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः, किसके साथ? मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हैं। बोलो, जान गए? अच्छा, फिर देखो इस बिंदु का नाम क्या है? ए। क्या नाम है? ए। और ये क्या है? मुख्य अक्ष। अगर ए से किस पर? मुख्य अक्ष पर अगर हम कोई लंब डाल दें तो इसका नाम क्या होगा? ए एम। क्या नाम हमने दे दिया? ए एम। तो इसका नाम क्या है? ए एम। और इसकी ऊंचाई हम लोग क्या मानेंगे? एच। तो क्या बोलोगे? बिंदु ए से कहां पर? मुख्य अक्ष पर। बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर डाले गए लंब एम, डाले गए लंब एम की ऊंचाई एच है। डाले गए लंब एम की ऊंचाई एच है। बोलो, जान गए कि नहीं? अब दोनों बातों को एक साथ बोलेंगे, सारा खेल चित्र का। क्या बोलोगे बताओ? माना किरण ओए आईए सीए मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हैं तथा तथा बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर तथा बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर डाले गए लंब एम की ऊंचाई एच है। डाले गए लंब एम की ऊंचाई एच है। बोलो, जान गए? लिखो बेटा। माना माना किरण ओ ए आई ए, किरण ओ ए आई ए व सी ए मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हैं। अल्फा बीटा व गामा। गामा कैसे बनता है? ऐसे। ये नहीं है लेमडा बना दो। ठीक है, गामा बनाओ सही से। गामा कोण बनाती हैं तथा बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर डाले गए लंब मुख्य अक्ष पर डाले गए लंब एम की ऊंचाई स्मॉल एच है। स्मॉल एच है। तब अब देखो बेटा, फिर सारा खेल है। यहां से ध्यान दो, पहले कॉन्सेप्ट सीखो। जैसे मान लो ये त्रिभुज है आपका। ये क्या है बेटा? त्रिभुज। अब बता बेटा, अब ये त्रिभुज का ये क्या कहलाएगा? बताओ। ये बाहिष्कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? बाहिष्कोण।
बहिष कोण का मतलब जो बाहर हो, और ये कोण क्या कहलाएगा? अंतः कोण। ये अंतः कोण, ये अंतः कोण। मान लो इसका मान क्या है? एक्स, इसका वाई, इसका जेड, और ये बहिष्कोण क्या है? ए। तो बताओ ए किसके बराबर होगा? याद रखना बेटा, ए हमेशा सम्मुख, इसके सामने वाले अंतःकोण कौन है? वाई और जेड। सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मतलब किसके बराबर होगा? वाई और जेड के योग के बराबर होगा। अच्छा मान लो अगर यहां बहिष्कोण ये ले ले बी, तो बताओ बी किसके बराबर होगा? पड़ोसी वाला छोड़ दो, बाकी क्या हो जाएगा? एक्स और वाई के योग के बराबर होगा। अगर यहां बहिष्कोण अगर ले लिया जाए जेड, तो जेड किसके बराबर होगा? सॉरी, सी अगर किसके बराबर होगा? एक्स और जेड के। बोलो जान गए कि नहीं? तो सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। फिर से बताइए, बहिष्कोण किसके बराबर होता है? सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती बेटा, ध्यान दो। चलिए अब इधर ध्यान दो। अब आपको ध्यान से समझना है। ये त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा, देखो इस त्रिभुज का नाम क्या है? ओ ए सी। क्या नाम है बेटा? ओ ए सी। अगर इसमें देखेंगे तो बहिष्कोण कितना नजर आ रहा है? देखो कितना रहा? गामा। बहिष्कोण कितना है? गामा। तो गामा देखिए, इसका अंतःकोण बताओ कितना है? ये अल्फा। और इधर वाला अंतःकोण आई। तो बताओ गामा किसके बराबर होगा? अल्फा और आई के योग के बराबर होगा। आई और अल्फा के योग के बराबर होगा। त्रिभुज का नाम क्या था बेटा? तब त्रिभुज ओ ए सी में बहिष्कोण गामा बराबर क्या होगा? आई प्लस अल्फा। दोनों को जोड़ दिया। अब आई को बराबर कर लेंगे। देखो अब बताओ, आई के बराबर में क्या है? गामा। और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। इतना आ गया कि नहीं? ये आई का मान आ गया तथा। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे बेटा, ध्यान से समझना पड़ेगा एक एक पॉइंट को। दूसरा त्रिभुज लेते हैं। बोले बेटा, इस त्रिभुज का नाम देखो क्या है? नाम जल्दी बोलो, क्या बनेगा? आई ए सी। अब इसमें बहिष्कोण कितना बनना है? गामा। बहिष्कोण कितना है? गामा। अब ये अंतःकोण कितना है? बीटा। और ये अंतःकोण कितना है? बस यहीं पर आप इसको चित्र देख करके काम कर रहे हो। अब आप दिमाग नहीं दौड़ाती हो, बस बोल दिया आई दिख गया अंदर, बस आई दिख गया। चलिए जूम करते देखते। इधर देखो, चित्र में आ जाओ। देखो बेटा, आपकी ये वाली लाइन है कि नहीं है? ये लाइन ये वाली है, ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। ये लाइन ऐसे है, यही वाली तो लाइन है। और ये अभिलंब ये था। इनके बीच इधर वाला कोण कितना बना था? आर। ये लाइन वही तो है, तो ये भी कोण कितना होगा? आर। और जो आई था वो पूरा इस वाली लाइन के साथ था, इस लाइन के साथ आई था। अब तुमने वो लाइन छोड़ दी, तब भी आई ही रहेगा क्या? नहीं, यही तो दिमाग दौड़ाना है आपको। फिर से बताइए, ये कोण कितना बन रहा है? आर। और ये पूरा कोण कितना बन रहा है? आई। बस ये चीज आपको समझनी है। फिर से देखिए, ये कोण कितना होगा? आर। क्यों? क्योंकि यहां पर आर, आपका आर बनना है। क्यों भैया? वही तो लाइन है ये, तो ये आर होगा। तो फिर से बताइए, अंतःकोण कितना है? बीटा। और ये अंतःकोण कितना है? आर। तो ये गामा जो होगा वो बीटा और आर के बराबर होगा। यूं कह सकते कि जो गामा होगा वो आर और बीटा के योग के बराबर होगा। अच्छा, इसका नाम क्या है? आई ए सी। त्रिभुज का नाम क्या है बेटा? आई ए सी। यहाँ पर क्या लिखेंगे? त्रिभुज आई
ए सी में बहिष्कोण गामा बराबर हो जाएगा आर प्लस बीटा। अब आर को जब बराबर करेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा बोलो, गामा माइनस बीटा हो जाएगा कि नहीं। बिल्कुल सेम ऐसे ही दोनों बातें आ गई। अब हम लोग स्नेल का नियम लगाएंगे। कौन से नियम से, स्नेल के नियम से। अब स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बटे साइन आर। अब देखो, अब ये होता है बराबर में एक अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक यहां पर ध्यान से समझेंगे। अब बताइए जो प्रकाश की किरण जा रही है ये वाली, ये कहां से कहां जा रही है। अब आप देखोगे विरल से जा रही है सघन में। कहां से कहां जा रही है, विरल से सघन में। तो बोलेंगे विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक। तो जिसका अपवर्तनांक होता है उसको पहले लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष होता है उसका अपवर्तनांक नीचे लिखते हैं। तो बताओ, अगर हम ये विरल से सघन में जा रही तो अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे, n2 अपान n1। अच्छा बताओ, अगर हम थोड़ा उल्टा कर दें, अगर ये प्रकाश की किरण अगर ऐसे आ रही होती तब तब हो जाता है n1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, n2 के, तब ऐसे हो जाता। क्यों, तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा। अभी ये कहां से कहां जा रही है, विरल से सघन में। तो बताओ किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक, सघन का। तो सघन का पहले लिख लिया और जिसके सापेक्ष है उसको नीचे लिख दिया। बोलो जान गए कि नहीं। तो सूत्र क्या बनेगा, n2 अपान n1। क्या बनेगा, n2 अपान n1। तो जो अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक क्या लिखा जाएगा बोलो, n2 अपान n1। फिर यह क्या कराएंगे, गुणा। n1 की गुणा किससे होगी बेटा, साइन आई से। n2 की गुणा बेटा साइन आर से। बोलो जान गए। अब अब यहां पर यहीं पर पॉइंट की बात है। अब देखो, ये चित्र आपको दिख रहा है इतना बड़ा है, ठीक है। तो आपको लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये जो पॉइंट ए है ये इतनी दूर है पी से, ठीक है। इस बात को पहले समझो। ध्यान दो बेटा। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपको ये चीज समझना है कि जैसे चित्र में आप जब देख रहे हो तो ये बहुत बड़ी चीजें लग रही हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते तो आपको लगेगा अब और दूर हो गया। देखिए दूरी बढ़ गई कि नहीं। अभी और जूम कर दें तो और दूरी बढ़ जाएगी, और जूम कर दें तो और। लेकिन रियलिटी में क्या है कि भाई हम काम किसके लिए कर रहे हैं, बिंदु वस्तु के लिए। किसके लिए बेटा, बिंदु वस्तु के लिए। तो ये जो बिंदु ए होता है, ये असलियत में जो ध्रुव है ये पी के बहुत पास में होता है। अच्छा बताइए, ये दो हाथ हैं, इनके बीच कोण कितना बनना है, बड़ा बनना है। अगर इनको पास ले आए तो कोण क्या हो जाएगा, छोटा। और पास ले आए तो और छोटा। तो याद रखना बेटा, ये जो ध्रुव सॉरी है, ये ध्रुव पी, ये बिंदु ए, ये दोनों आपस में क्या है, बहुत पास में है। बहुत ही क्या है, पास में। और जब बहुत पास में, रियलिटी की बात करें, डायग्राम में मत देखो, रियलिटी में पास में ही होते हैं, क्योंकि बात हो रही है बिंदु वस्तु के लिए। तो बताइए अल्फा कोण बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। और बीटा भी कैसा बनेगा, बहुत छोटा। और गामा भी क्या बनेगा, बहुत छोटा। तब आई भी क्या बनेगा, बहुत छोटा। आर भी क्या बनेगा, बहुत छोटा। मतलब जितने कोण हैं सभी कोण क्या बनेंगे, बहुत छोटे। और बहुत छोटे को हम लिखेंगे अत्यंत सूक्ष्म। क्या लिखेंगे, अत्यंत सूक्ष्म। अब मेरे सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें, तो यहां पर क्या लिख देंगे, कौन सा बिंदु, बिंदु कौन सा बेटा, ए। किसके बहुत पास में है, ध्रुव पी के अत्यंत समीप है। क्या है बेटा, अत्यंत समीप है। अतः बोल दिया भैया,
क्या लिखा है, बिंदु ए ध्रुव पी के अत्यंत समीप है, अतः कोण आई व आर भी अत्यंत सूक्ष्म होंगे, अत्यंत सूक्ष्म होंगे। अब अब यहाँ पर मेरे सभी प्यारे बच्चे यहीं पर आपको ध्यान देना है। अगर देखिए मेरे सभी प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट चलते हैं। बता बेटा, साइन जीरो का मान कितना होता है? जीरो, सबने पढ़ा है? साइन जीरो का मान कितना होता है? जीरो। मतलब मतलब आपने देखा है कि अगर ये कोण बहुत छोटा हो, कोण तो आपका जीरो से कितना होता है, 360 तक होता है। कोण का मान जीरो से शुरू होता है और 360 तक खत्म हो जाता है। तो भैया अब यहां पर ध्यान देना है, अगर कोण का मान बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तब देखो वही मान लिख दिया गया कि नहीं लिख दिया गया। ऐसे ही अगर हम इसके बिल्कुल पड़ोस में, सबसे छोटा कोण जीरो, अगर इसके बिल्कुल पड़ोस में कर दो, जैसे कोण का मान क्या कर दिया जाए, 0.1 कर दिया जाए, तो बताओ इसका मान कितना निकल कर आएगा? लगभग थोड़ा जीरो से बड़ा, ये भी 0.1 के समान आ जाएगा। तो याद रखना, अगर कोण का मान अगर बहुत छोटा है, कोण का मान क्या है, बहुत छोटा है, तब साइन, कॉस, टेन इनके ऑपरेशन नहीं किए जाते हैं, इनको माना नहीं जाता है। हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। कब? जब कोण का मान बहुत छोटा होता है तब। बोलो जान गए कि नहीं? अगर कोण का मान बहुत छोटा होता है तब साइन, कॉस, टेन ये ऑपरेशन माने नहीं जाते, डायरेक्ट मान लिख दिया जाता। बोलो जान गए कि नहीं? तो बताइए, यहाँ आई और आर, अल्फा बीटा गामा, ये सब छोटे हैं या बहुत बड़े कोण हैं? ये बहुत छोटे कोण हैं। और जब बहुत छोटे कोण होंगे मेरे सभी प्यारे बच्चे, तो बताओ साइन आई की जगह पर केवल क्या लिख लिया जाएगा? आई। और साइन आर की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा? केवल आर। क्या लिख दिया जाएगा? केवल आर। बोलो जान गए कि नहीं? तब क्या होगा बेटा? तब अब यहां से ध्यान दो, ये क्या लिखा है, N1 साइन आई, तो साइन आई की जगह पर क्या लिखेंगे? आई। तो ये क्या हो जाएगा? N1 इंटू आई। ऐसे इधर हो गया N2 आर। हो जाएगा कि नहीं? साइन आर की जगह पर हमने क्या लिख दिया? आर। बोलो जान गए? अब आई और आर के मान रखो, N1 लिखा है, N1 लिखो, आई का मान कितना है, जल्दी बोलो। आई का मान कितना है? गामा माइनस अल्फा। आई का मान क्या है? गामा माइनस अल्फा। ऐसे आर का मान कितना है? गामा माइनस बीटा। गुणा करो बेटा, क्या हो जाएगा? N1 गामा माइनस N1 अल्फा। इधर क्या हो जाएगा? N2 गामा माइनस N2 बीटा। बोलो जान गए? अब गामा वाले उधर ले जाओ और इधर बाकी इधर ले आओ। ये बेटा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में तो हो जाएगा N2 बीटा। माइनस में क्या लिखा है? N1 अल्फा। गामा वाला देखो क्या लिखा है? N2 गामा। ये प्लस में इधर जाएगा माइनस का N1 गामा। बोलो जान गए कि नहीं? तो बताओ इधर क्या हो गया बेटा? N2 बीटा माइनस N1 अल्फा। इधर क्या हो जाएगा बोलो? N2 माइनस N1 गामा। समीकरण नंबर बेटा कितना? 3। समीकरण नंबर बेटा कितना? 3। बोलो जान गए कि नहीं? समीकरण नंबर 3 का है तो पहले वाला है। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर क्या बनेगा? 1। अब ये आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को यहां से नोट करना, इसके नीचे से, इसके नीचे से नोट करिए, फिर आगे बढ़िए। जल्दी से नोट करिए बेटा।
ये हो गया भैया सबका। चलिए आगे देखिए, ये नोट करिए फटाफट। हो गया भैया। अब देखिए, जब ये हो गया है, अब हम अल्फा बीटा और गामा के मान निकालेंगे बेटा। अब वो देखो कैसे। तो आपको पता है अल्फा हो बीटा हो गामा हो, इन सबके मान क्या होंगे, छोटे होंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि अल्फा बीटा व गामा के मान अत्यंत क्या होंगे, सूक्ष्म होंगे। तब आप पेन रोके, पहले यहां पर समझो। इसके मान हमने क्या माने, बहुत छोटे हैं। अब चलिए अपने चित्र में चलिए। बोले भैया। चलिए इधर ध्यान से बहुत समझना भैया। इस त्रिभुज का नाम क्या, देखो क्या नाम हुआ, ओ ए एम। इसमें कोण कितना बन रहा है, अल्फा। कितना बन रहा है ये, अल्फा। त्रिभुज का नाम बोलो बेटा, ओ ए एम में इसमें कोण कितना बन रहा है, अल्फा। अल्फा का मान क्या है, छोटा। तो अगर छोटा है तो हम लोग यहाँ पर, हम इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा। हमने बताया था अगर कोण छोटा है तो साइन कॉस और टेन के मानक नहीं माने जाते हैं, इनके ऑपरेशन नहीं माने जाते हैं। तो अल्फा के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा। अब बहुत बच्चे ये प्रश्न करेंगे कि सर ऐसा क्यों किया। हाँ, ये छोटा कोण है तो हम ये दोनों ऑपरेशन कर सकते, लेकिन टेन ही क्यों लिया, ये बहुत बड़ा दिक्कत करेगा। हमारे सुविधा के अनुसार जो सही होगा हम वही लेंगे, क्योंकि चित्र में आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन कोण छोटा है, तो सब बराबर होंगे लगभग। हम अल्फा के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, और अल्फा की जगह हम कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं, और अल्फा की जगह हम टेन अल्फा भी लिख सकते हैं। लेकिन टेन अल्फा लिखने का औचित्य यह है, चूंकि हम जो सुविधा हमको होगी, जो डेरिवेशन करने में जो आसान होगा हम वो काम करेंगे। हमको अगर आसान होता साइन अल्फा में तो साइन अल्फा लेते, कॉस अल्फा में आसान होता तो कॉस अल्फा लेते। तो यहाँ पर टेन अल्फा से आसानी है तो टेन अल्फा ले रहे हैं। टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। आ जाओ इधर, इसको हटाते हैं ना भैया। चलिए इधर ध्यान दो। तो यहाँ पर आप अपने चित्र में आ जाओ बेटा। तो कोण के जो सामने वाली भुजा होती है बेटा, इधर ध्यान दो, वो क्या कहलाती है, लंब। तो लंब का नाम क्या है, एम। और ये क्या हो जाएगी, आधार। आधार का नाम क्या है, एमओ। तो लंब हो गया एम और आधार हो गया एमओ। तो हो जाएगा एम बटे एमओ। क्या हो जाएगा, एम बटे एमओ। तो हो जाएगा बेटा एम बटे एमओ। अब सारी दुनिया हम नापते कहां से हैं, ध्रुव से।
कहां से? ध्रुव से। अब एक बात और समझो, अगर हम इस दूरी का नाम ले तो इस दूरी का नाम क्या है? इस दूरी का नाम पीओ। क्या नाम है बेटा? पीओ। और इस दूरी का नाम क्या है? एमओ। यही तो है। अब बताओ इन दोनों में अंतर कितना? इतना ही तो अंतर है। और ये कब दिख रहा है इतना अंतर? जब हमने इतना बड़ा चित्र बनाया है तब, इतने बड़े बोर्ड पर। लेकिन रियलिटी में ये कितनी दूरी होगी? बहुत कम, इतनी कम कि नगर नहीं मान सकते। तो बताओ हम क्या पीओ और एमओ बराबर हैं? नहीं। लेकिन बहुत क्या है, यह दूरी बहुत कम है, इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि पीओ जो है लगभग बराबर है। बराबर तो नहीं है, लेकिन ये लगभग क्या है? बराबर। तो बताओ एमओ किसके बराबर है? लगभग पीओ के बराबर है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? जो एम हो गया, एम, एमओ की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? पीओ। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? कि जो एमओ है वो लगभग पीओ के क्या है बेटा? बराबर। अब बताओ एम का मान कितना है? एच। और पीओ का मान देखो हमने माना था यू, तो यहां से अल्फा का मान आ गया। किसका मान आ गया? अल्फा का। अब हम लोग को किसका निकालना पड़ेगा? बीटा का। इसी प्रकार अब त्रिभुज देखो कौन सा? बीटा वाला ले लेंगे, जिसमें इस त्रिभुज का नाम क्या है? जल्दी से देख कर बताओ। आई ए एम। क्या नाम है? आई ए एम। यहां पर एक कितना कोण बनना है? बीटा। और इसका लंब का नाम क्या है? ए एम। आधार का नाम क्या है? एम आई। तो क्या हो जाएगा? ए एम बटे एम आई। याद रखना त्रिभुज का नाम आई ए एम। त्रिभुज का नाम बेटा आई ए एम में कोण कितना बनना है? बीटा। बीटा किसके बराबर होगा? टेन बीटा के। और टेन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार, मतलब ए एम बटे एम आई। ऐसे देखिए एम आई जो होगी वो किसके बराबर होगी? चित्र में देखो एम आई किसके बराबर होगी? लगभग पी आई के बराबर होगी। यहाँ वही चीज दिखा देंगे। बीटा हो गया, ए एम का मान हो गया, सॉरी ए एम की जगह ए एम लिख दिया। ए एम की जगह क्या लिख दिया? ए एम। और पी एम आई की जगह पी आई। तो जो एम आई है यहाँ पर क्या दिखा देंगे? कि चूंकि एम आई जो है वो लगभग बराबर है पी आई के। किसके बराबर है बेटा? पी आई के। तो ए एम का मान कितना है बोलो? एच। और पी आई का मान क्या है? माइनस वी। तो यहां से बीटा का मान आ गया। तथा अब त्रिभुज कौन सा लेंगे? गामा वाला। गामा वाले त्रिभुज का नाम क्या है जरा देखो? सी ए एम। क्या नाम है? सी ए एम। तो यहाँ गामा गामा होगा। और यहाँ पर लंब का नाम क्या है? ए एम। आधार का नाम एम सी। एम सी लगभग किसके बराबर होगी? पीसी के। किसके बराबर होगी? पीसी के। यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे क्या? त्रिभुज सी ए एम में गामा किसके बराबर होगा? tan गामा के। और tan का सूत्र क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब का नाम क्या है? एम। और आधार का नाम क्या है? एम सी। और एम सी किसके बराबर होगा? जल्दी बोलो। पीसी के बराबर होगा। ये दिखा देंगे कि चूंकि जो एम सी है वो पीसी के क्या है बेटा? बराबर। एम का मान कितना है? एच। पीसी का मान क्या है? माइनस आर। इतना तो कर लोगे। तो ये अल्फा बीटा गामा के मान आ गए। अब ये मान हम समीकरण एक में रख देंगे बस। यहां से हम लोग क्या लिखेंगे? अल्फा बीटा व गामा के मान समीकरण एक में रखने पर। अब एक में रखेंगे। अब एक बताइए क्या है? जल्दी से बताओ। एक समीकरण क्या है? एन टू बीटा, यही तो है। तो यहां पर देखिए एन टू बीटा लिखा, तो सबसे पहले एन टू लिखेंगे। और बीटा का मान क्या आया है? एच अपान माइनस वी। बीटा का मान क्या आया? एच माइनस वी। एच अपान माइनस वी। फिर देखिए माइनस लगा है। यहाँ देखिए एन वन अल्फा लिखा है, तो यहाँ पर हमने एन वन लिख दिया। और अल्फा का मान क्या लिखेंगे? एच अपान माइनस यू बराबर। इधर ध्यान दीजिए क्या लिखा है? एन टू माइनस एन वन गामा।
यहाँ पर क्या लिख देंगे N2 माइनस N1, और गामा की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा H अपान माइनस आर। सारे मान रख दिए। अब देखो, जब सारे मान रख दिए बेटा, तब अब बता बेटा, इसमें 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 तीनों पदों में क्या दिख रहा है आपको, एच एच एच, और नीचे माइनस माइनस माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस एच को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, या यूं कहें तो माइनस एच से सब में भाग कराने पर, क्या कराने पर, माइनस एच से भाग कराने पर। तो एच हट जाएगा, माइनस हट जाएगा तो क्या बचेगा N2 अपान में क्या बचेगा V, क्या लिखा है माइनस N1। भाई एच हट जाएगा, माइनस हट जाएगा, बटे में क्या बचेगा U, बराबर में इधर क्या बचा बोलो N2 माइनस N1, और बटे में क्या बचेगा R, क्योंकि H हट गया माइनस हट गया तो बटे में R ही तो बचेगा। और ये आपका क्या आ गया, चौथा स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी एक स्टेप और बचा है, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। समीकरण एक के, चलिए आगे देखते हैं। हो गया ये वाला, चलिए आगे नोट करिए। हो गया भैया, चलिए भैया ध्यान दें, हो गया। अब देखिए पांचवा स्टेप, देखिए बेटा बहुत प्यारा डेरिवेशन है, बस आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है ये। अब बताइए प्रकाश की किरण कहां से कहां जाती है, विरल से सघन में, तो किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक। तो बताओ कैसे लिखा जाएगा, N2 अपान N1, जिसके सापेक्ष होता है उसको नीचे लिखा जाता है। अगर इसकी जगह पर हम क्या मान लें N, क्या मान लें N, तो क्या लिखेंगे बताओ, यदि विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक N हो तब क्या लिखेंगे, यदि विरल के सापेक्ष, विरल के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक स्मॉल n हो, अर्थात हमने स्मॉल n किसकी जगह पर लिखा है बेटा बताओ, N2 अपान N1 की जगह पर हमने क्या माना है n, क्या माना है n। अब बेटा ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना, बोले बेटा ठीक, अगर ये बात जान गए हो तब आगे क्या होगा। अब इसमें हम N1 कॉमन लेंगे, अब कैसे कॉमन लेते हैं जरा कॉमन लेना भी सीख लो। अगर लिखा है 1 प्लस एक्स, अब इसमें से x कॉमन लो, तो भाई इसमें से तो x कॉमन हो जाएगा, लेकिन इसमें से कॉमन नहीं होगा, तो जुगाड़ बनाते हैं। यहाँ ऊपर नीचे हमने x से क्या कर दिया गुणा, तो ऊपर अब x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा एक, लेकिन नीचे भी तो x बच गया, और x कॉमन हो गया, क्या बचेगा एक। तो याद रखना, जिससे कॉमन हो जाएगा तो उससे तो हो जाएगा, लेकिन अगर जिसमें नहीं है अब वो उससे कॉमन लेंगे तो उसके फिर बटे में लिखना पड़ेगा जितना कॉमन लेंगे। ऐसे ही बता बेटा, अगर 1 प्लस वाई में से अगर हम y कॉमन लेंगे तब क्या होगा, इसमें y नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 अपान वाई, इधर y कॉमन हो जाएगा बचेगा एक। बोलो जान गए कि नहीं। अब आ जाओ अपने डेरिवेशन पर, तब अब इधर में हम n1 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे n1, क्या इसमें n1 है नहीं, तो यहाँ जब n1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसके बटे में चला जाएगा, क्यों भैया जिसमें नहीं है अगर वहां से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बटे में चला जाएगा, बटे क्या लिखा है v माइनस, यहां से n1 कॉमन हो गया क्या बचेगा एक, बटे में u, इधर भी n1 कॉमन लो। अब जब n1 कॉमन लेंगे तो यहाँ n1 तो है नहीं, तो इसके क्या हो जाएगा बटे में n2 अपान n1 माइनस 1, और सबके बटे में। अब देखो n1 से n1 क्या हो गया कैंसिल,
N2 अपान N1 की जगह क्या लिख देंगे, N बटे में V माइनस 1 अपान U बराबर इसकी जगह पर N माइनस 1 और सबके बटे में R। और यही हमारा क्या है, अपवर्तन का सूत्र। और इस तरीके से आपका डेरिवेशन ये कंप्लीट हुआ। नोट कर ले बेटा।